नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया चौबटिया गार्डन का भ्रमण। उद्यान अधीक्षक ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को दी सेब के पेड़ों के बारे में जानकारी। रुद्रपुर में बीजेपी के जिला कार्यालय पहुंचे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक। पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2022 के चुनावों को लेकर की चर्चा। देहरादून में मसूरी विधानसभा के भंडार गांव में मंत्री यशपाल आर्य ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मेयर सुनील उनियाल गांबा और विधायक जोशी रहे मौजूद। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी की 24 जनवरी को बालिका दिवस के अवसर पर बनेंगी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने दी इसकी मंजूरी। दिल्ली के बाद उत्तराखंड में पांव जमाने के लिए मशक्कत कर रही आपको बड़ा झटका। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड के डीजीपी के बाद अब गढ़वाल के आईजी अजय रौतेला को भी हैकरों ने की आईडी हैक। रिश्तेदारों और दोस्तों से मांगे जा रहे हैं रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी विधानसभा परिषद चुनाव के नतीजे घोषित। 12 सीटों पर खड़े सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। बीजेपी के 10 और सपा के 2 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। बता दें कि एमएलसी चुनाव में भी सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपी विधानसभा परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 12 सीटों पर खड़े सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। बता दें कि बीजेपी के 10 और सपा के 2 प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। एमएलसी चुनाव में सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और अब बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर रानीखेत से, जहां प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चौबटिया गार्डन का भ्रमण किया। इस दौरान उद्यान अधीक्षक डॉक्टर बीके गुप्ता ने उन्हें सेब के पेड़ों के बारे में जानकारी दी और नई प्रजाति के अखरोट उपहार रूप में भेंट किए। राज्यपाल ने गार्डन के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि चौबटिया गार्डन को देखकर मन को शांति मिली है। उद्यान में विदेशी प्रजाति के सेब लगाए जा रहे हैं और ये खुशी की बात है कि भारत के लोग विदेशी फल अपने ही देश में खाएंगे। चौबटिया गार्डन देख के तो बहुत ही मन को शांति भी मिली है और आनंद भी है। यहाँ मैंने देखा अनेक प्रकार के हम लोग, हमारे जो अधिकारी हैं, सेब की वैरायटी लगा रहे हैं, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, कोई भी। तो ये खुशी की बात है कि अब भारत के लोग विदेशी फल अपने देश में ही खाएंगे। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मदन कौशिक ने रुद्रपुर स्थित जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रुद्रपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं इस दौरान आगामी चुनाव को देखते हुए मंत्री मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं से और तेजी से लोगों के बीच काम करने की बात कही और भाजपा की नीतियां जनता तक पहुंचाने की बात की। बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने अफसरशाही हावी होने की बात करते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए मदन कौशिक ने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी दिक्कतों का हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा। देखिए, सभी मंत्रीगण अब अपने प्रभारी जनपदों में जो प्रवास करेंगे, प्रवास के हमने 4 कैटेगरी तय की। पहली कैटेगरी है कि वो सभी अपने जो मंडल या मंडल से ऊपर के कार्यकर्ता उनके साथ बैठेंगे, क्या समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नोट करने के बाद फिर अलग से जो विभागों के साथ बैठना है, जो मंत्री जिस विभाग का होगा उनकी बैठक करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। खटीमा किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित की। कांग्रेस के नेता रंजीत रावत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर रोष व्यक्त कर बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत के बारे में
कांग्रेस के राजीव रावत ने गलत बयानबाजी की है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बैठक के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह से मांग की है, इससे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंची है। उन्होंने मांग करते हुए बताया कि पार्टी से ऐसे कांग्रेस नेताओं को बाहर किया जाए, अन्यथा इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ अन्य कदम उठाने के कार्य करने को मजबूर होना पड़ेगा। आज ये बैठक रखी है, ये रणजीत रावत के उस बयान के खिलाफ रखी जिसमें उन्होंने कहा था कि हरीश रावत जी उम्र के ऐसे पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इसके खिलाफ हमने ये बैठक रखी है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के एक तृतीय श्रेणी के नेता रणजीत रावत, जो कि पूर्व में अपनी कार्यशैली से विवादित रहा है, जो सल्ट विधानसभा छोड़ के मैदान के रामनगर विधानसभा में आया और पहाड़ के एक तरीके से देखा जाता तो लोगों में भगोड़ा के रूप में जो प्रचलित है, ऐसा व्यक्ति हरीश रावत जी की कार्यप्रणाली पर आज सवाल निशान लगाए। ये बयान जो रणजीत रावत का है, इसका मुझे विश्वास नहीं होता है कि उनकी पुरानी हरीश रावत के साथ का जो कार्यकाल था उसमें जो उनकी गतिविधियां थी उसको देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि रणजीत रावत उनके विरुद्ध ऐसी बात कर रहा हो। हाँ, ये इतना जरूर है कि रणजीत रावत एक प्रोफेशनल आदमी है, उसको जहां से फायदा होता है वही काम करता है। दिल्ली से प्रचंड बहुमत जीत के बाद अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपना पांव जमाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। इसमें जहां एक तरफ बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के खुद के कार्यकर्ता पार्टी के अंदर लोकतंत्र न होने का सवाल उठा रहे, जिसके चलते बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ आम आदमी सेना का हाथ थामा। जिसकी जानकारी देते हुए सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आम आदमी सेना ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी सेना पर अपना विश्वास दिखाते हुए सेना का दामन थामा है। देखिए, इन्होंने हम पे विश्वास किया है, आम आदमी सेना की नीतियों पे विश्वास किया है, इन्होंने लोकतंत्र पे विश्वास किया है। अब उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लिए अगर विश्वास कर रहे हैं तो हम लोग ये वादा कर रहे हैं मीडिया के सामने उत्तराखंड से कि आम आदमी सेना भ्रष्टाचार के खिलाफ आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ जो नई दिल्ली से लोग दल बन के आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, सबके बड़े खुलासे करेगी और करते आई है। देखिए, वहाँ पर लोकतंत्र की कमी तो है, बहुत कमी है लोकतंत्र की। बिल्कुल रिमोट की सरकार है यहाँ पर जो चल रही है, जो चलाना चाह रहे हैं जिस तरह से यहाँ, उनमें खुद में कोई डिसीजन लेने का नहीं है ताकत उनके अंदर। जो भी है दिल्ली से फ़ोन होता है तो यहाँ काम होता है, ठीक है, अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए हैं। उत्तराखंड सरकार में 9वीं और 11वीं के स्कूल 1 फरवरी से खोलने का विचार कर रही है। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अभी तक उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन नहीं मिली है। वहीं के न्यूज संवाददाता ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है सुन लेते हैं। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हमारे साथ हैं। सर, आप शिक्षा मंत्री भी है, 10वीं 12वीं की क्लासेस पहले ही आप लोग शुरू कर चुके हैं, बाकी क्लासेस का स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को प्राप्त करने के पश्चात हमारी पूरी सरकार ने बड़े मन के साथ जो बोर्ड के एग्जाम जिन बच्चों को होने थे हाई स्कूल के 12वीं के, उनकी हमने 1-1.5 महीने पहले हमने क्लासें खोल दी और भगवान की कृपा से बहुत सकुशल हमारी क्लासें संचालित हो गई हैं। शिक्षक बंधु बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में भी बच्चे घर में बैठ के कहीं ना कहीं हताश से हो गए हैं, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों का जीवन उनसे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस नाते भारत सरकार की गाइडलाइन, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन प्राप्त करने के पश्चात ही हम अभी विचार कर रहे हैं कि कक्षा 9 और 11 इनकी क्लासें भी खोल दी जाए और जो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे भी थोड़े बड़े ही होते हैं, तो सबसे अगर जो सकारात्मक सुझाव हमको मिला और दिशा निर्देश सकारात्मक प्राप्त हुआ तो हम 1 फरवरी से विचार कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम इनको खोल ही देंगे। अभी इस पर हमारी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि क्यों ना कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के भी क्लास खोले जाए। सर, वैक्सीन भी आ चुकी है। अगर हरिद्वार कुंभ की बात करें जो चल रहा है, 20,000 एक्स्ट्रा वैक्सीन जो है वो मांगी गई है। क्या लगता है किन लोगों को इस कुंभ में वैक्सीन दी जाएगी? मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, जिन्होंने वैक्सीन के निर्माण में काम किया है, मैं आपके माध्यम से उनको कोटि अभिनंदन करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सरकार ने कुंभ के दौरान
20,000 अतिरिक्त वैक्सीन की जो मांग की है उसका एक ही उद्देश्य है कि देश के कोने कोने से लोग कुंभ में नहाने आएंगे, स्नान करने आएंगे। तो जो फ्रंट लाइन हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो कुंभ के आयोजन में लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के लगे हुए हैं, उनको वैक्सीन लगना अति आवश्यक है ताकि वह कैरियर ना बन पाए, किसी के आगे ना फैले। इस नाते डिमांड की गई है और मुझे उम्मीद है हमारी सरकार कुंभ को अच्छी तरह से कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश में अधिकारी कर्मचारी सब लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कुंभ ठीक समय पर होगा और अच्छी तरह से आयोजन सफल होगा। और एक और चीज, वैक्सीन को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, खासतौर विपक्ष कह रहा है कि सरकार में बैठे लोग पहले वैक्सीन यूज करें जिससे लोगों में विश्वास जगे, क्योंकि पहले जो है वो हेल्थ लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। तो क्या आप लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएंगे? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जिन वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, छोटी छोटी जो बड़ी से बड़ी जो भी टीम में, जिन लोगों ने टीम में काम किया है वैक्सीन के निर्माण में, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और रही बात टीका, वैक्सीन लगवाना है नहीं लगवाना है, कौन आगे कौन पहले, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत जब हमारा नंबर आएगा टीका लगवाने का तो हम सबसे पहले खड़े होके, लेकिन ओवर रूल करके नहीं कि नंबर किसी और का टीका लगवाने का है उसको पीछे करके मैं जाके टीका पहले लगवा लूँ, ये काम नहीं करूँगा। लेकिन जब हमारा नंबर आएगा कि मंत्रियों को, विधायकों को, इनको टीका लगना है तो निश्चित ही सबसे आगे खड़े होकर सबसे पहले टीका हम लगवाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये था अरविंद पांडे जो साफ तौर पे कह रहे थे कि 1 फरवरी से उम्मीद की जा रही, विचार किया जा रहा है कि 9वीं और 11वीं के भी कक्षाएं शुरू हो जाएं, स्कूल खोल दिए जाएं। हालांकि अभी इसके लिए भी गाइडलाइंस की जरूरत है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक रुद्रपुर पहुंचे। बीजेपी के जिला कार्यालय में उनकी बैठक में आगामी 2022 के चुनाव को लेकर मंत्रणा की गई। बैठक में जिले के पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं शहरी विकास मंत्री की बैठक में बीजेपी के 8 विधायकों में से रुद्रपुर विधायक ही बैठक में पहुंचे। खबर देहरादून से, जहां मसूरी विधानसभा के भंडार गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण मंत्री यशपाल आर्य ने किया। लोकार्पण समारोह में मेयर सुनील उनियाल गामा सहित मसूरी विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लागत से बनी आंतरिक सड़कों का निर्माण किया गया है। लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मसूरी विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता है, सभी मंत्रियों का। यही कारण है कि आप अगर तुलना करेंगे अन्य क्षेत्रों की तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे क्षेत्र में आई है। जिस प्रकार पुड़कुल से मसूरी के लिए रोपवे बन रहा है जिसकी लागत करीब 350 करोड़ है। मसूरी में टनल बन रही है जिसकी लागत 450 करोड़ है। एक पेयजल योजना 128 करोड़ की हमने से हम पानी ला रहे हैं। और अभी एसपीए के माध्यम से इस क्षेत्र की करीब हमने 20 करोड़ से अधिक की सड़कें स्वीकृत करी हैं। मंसूरी विधानसभा क्षेत्र में जो कि माननीय विधायक गणेश जोशी जी का कार्य क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें लगभग 4.5 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है और निरंतरता यहाँ पर बनी रही है। विकास कार्यों को लेकर विकास की दौड़ में मंसूरी विधानसभा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लक्सर रोड का निर्माण जल्द न होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय पर तालाबंदी करने के मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग व उप जिलाधिकारी लक्सर को ज्ञापन देकर अवगत कराया। आपको बता दें कि लक्सर रोड की हालत काफी लंबे समय से खस्ता हाल है, जिसको लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों व कांग्रेस सेवा दल ने दर्जनों बार धरने प्रदर्शन किए, जिसको लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को लक्सर रोड को लेकर ज्ञापन दिया और उन्होंने बताया कि कांग्रेस सेवा दल 1.5 वर्षों से लक्सर रोड को लेकर संघर्ष कर रहा है। सरकार अंधी हो चुकी है, इनके विधायक सांसद की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। लक्सर रोड पर लगभग 160 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी। पिछले 3.5 वर्षों से लक्सर रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सांसद विधायक अंधे हो चुके हैं, सरकार बेकार हो चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लक्सर तहसील के 167 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है।
कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस सेवा दल लगातार पिछले 1.5 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, लक्सर रुड़की रोड के निर्माण की मांग कर रहा है। आज एसडीएम साहब को कांग्रेस सेवा दल ने ज्ञापन दिया है, जिसमें अनुरोध किया है ज्ञापन के माध्यम से। खबर मंगलौर से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। आपको बता दें कि हाल ही में रंजीत रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेसी नेता और हरीश रावत के करीबी आदित्य राणा का कहना है कि रंजीत रावत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके खिलाफ पार्टी और कांग्रेस हाईकमान को अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी चाहिए। उपाध्यक्ष जो कार्यकारिणी में है रंजीत रावत जी पूर्व विधायक, उनका पुतला दहन किया है और हाईकमान से खासकर जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री प्रीतम सिंह जी और प्रदेश प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी, उनसे गुजारिश और रिक्वेस्ट भी करते हैं आपके मंच के माध्यम से हाईकमान तक कि ऐसे नेता को तत्काल पार्टी से बाहर किया जाए, इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी बालिका दिवस पर 24 जनवरी को एक दिन के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी मंजूरी दे दी है। बतौर सीएम सृष्टि उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विभागों के अधिकारी योजनाओं को लेकर 5-5 मिनट की प्रेजेंटेशन देंगे। कार्यक्रम में अफसर मौजूद रहे, इसके लिए उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने बताया कि कार्यक्रम विधानसभा भवन में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। नेगी ने बताया कि आयोग ने बाल विधानसभा गठन किया। बेरीनाग पुराना थल गांव के ग्रामीणों ने जल संस्थान पर बिना पानी के ही बिल देने और वसूली का नोटिस भेजने का आरोप लगाया। ग्रामीण इस समस्या को लेकर विधायक मीना गंगुला और ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2013 में गोरघटिया पुराना थल में पेयजल योजना में कुछ घरों के आगे स्टैंड पोस्ट बना दिए गए थे। कुछ समय के बाद इन स्टैंड पोस्टों में पानी आना बंद हो गया। पानी नहीं आने की शिकायत कई बार ग्रामीणों ने विभाग से की, लेकिन उसके बाद भी नलों में पानी नहीं आया। वहीं 120 परिवारों को पानी का बिल जमा करने को लेकर आरसी काटकर राजस्व विभाग को भेज दिया है। नोटिस मिलने के बाद से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों ने बिल माफ करने की मांग की है। सन 1972 से कह रहे हैं कि पानी चालू कराया गया था वहाँ, तो बीच में लाइन ध्वस्त हो गई थी, तो 2011 से ये पानी दोबारा चलाया गया। तो हमें गांव वालों को ये सूचित नहीं किया गया था कि इसमें बिल लागू होगा। तो इन लोगों ने अभी 2011 से बिल लागू करवाया और अभी हमारे घर में सीधे वसूली के लिए बिल भेज दिया है, तो जो हम अभी भर नहीं सकते हैं उतना, काफ़ी ज़्यादा इसकी धनराशि है। हमारी जनता बहुत गरीब जनता है और 5-6 साल पहले की लाइन बनी हुई है। आज तक जो मेरे को जनता बताती है कि ना हमारे यहाँ कभी कोई नोटिस आया, ना कोई बिल के लिए कोई आए, और हम लोग आज 10-10, 15-15 हज़ार रुपये बिल भुगतान करने में असमर्थ है। अभी मैं डीएम साहब से भी संपर्क करती, शायद डीएम साहब मीटिंग में होंगे, फ़ोन नहीं उठा पा रहे, और मेरे विभाग से एक्शन साहब से बात हुई, बोल रहे कि कुछ न कुछ समाधान हम निकालेंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां कुछ दिन पहले उत्तराखंड के डीजीपी समेत कई बड़े लोग आईडी फर्जीवाड़े का शिकार हो गए, तो अब गढ़वाल आईजी अजय रौतेला की फेसबुक आईडी हैक होने का मामला सामने आया है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी आईडी हैक कर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से उनके नाम का फायदा उठाकर पैसे मांगे। इसी तरह हैकर ने एडवोकेट अरुण भदौरिया से भी पैसे मांगे। अरुण का कहना है कि उनको भी आईजी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और उस व्यक्ति द्वारा उनसे पैसे मांगे गए, जिसके बाद फेक आईडी का खुलासा हुआ। जानकारी है कि ये आईजी कुमायूं हैं, तो मैंने इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करके फिर उधर से मुझे मैसेज आया हेलो, तो पूछा कैसे हैं। मैंने भी जवाब यही दिया कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो फिर मुझे मैसेज आया कि मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है, और मैंने कहा जी बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है अर्जेंट में कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं सुबह 8 बजे रिटर्न कर दूंगा। तो आजकल जिला हरिद्वार में या और ज़िलों में भी पुलिस के द्वारा एक ये दिया जा रहा है कि कोई भी मैसेज इस प्रकार का आता है तो कोई भी आदमी किसी को पैसे आदि ना दे। तो मेरे दिमाग में आया कि ये फर्जी आईडी है। तो फिर मैंने जब चेक कराया तो वास्तव में पता लगा कि वो फर्जी आईडी थी। इस संबंध में मैंने जो है पुलिस अधिकारी अपने थाने में भी मैंने शिकायत वर्बली करी है फिलहाल। खबर हरिद्वार से, जहां कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। कुंभ मेला प्रशासन ने अब महामंडलेश्वर नगर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चंडी घाट के पास गंगा नदी के बीच में महामंडलेश्वर नगर बसाया जाएगा। मेलाधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण करके क्षेत्र की सभी सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं रेत के खाली मैदान में सैंड आर्ट प्रतियोगिता कराने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कंडीशन में है, मात्र यहाँ पे जहाँ तक भूमि तैयार करने की बात है, सिर्फ झाड़ी कटान का ही कार्य है, जो बड़े आराम से केवल 2 दिन में ही हो सकता है। और उसके बाद हमारी गौरीशंकर सेक्टर में बिजली का काम पहले से चल रहा है। आई वेल्स और ट्यूब वेल्स बहुत पास में है, तो पानी का संयोजन बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इस एरिया को हम डेवलप करेंगे, जो पारंपरिक तौर से इसका आवंटन किया जाता है उस तरीके से इसका आवंटन करेंगे। पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम सैंड आर्ट कहीं पे किसी जगह सैंड आर्ट का एक अच्छा सा हम एक आयोजन करवाएं, और इसके लिए चंडी टापू में कुछ जगह तय की गई थी वहाँ पे, लेकिन सैंड काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं बहुत बड़े एरिया में इनफैक्ट आप देख रहे हैं सैंड का फैलाव है, तो एक अच्छा कंपटीशन हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छी सैंड आर्ट जितने भी श्रद्धालुगण हैं हरिद्वार के लोगों को सबको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में परिवहन विभाग के कर्मचारी अपने बकाया भुगतान और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। राज्य के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर जल्द ही कुछ हल निकाल लिया जाएगा। उनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से परिवहन निगम लगातार घाटे में है, इसलिए कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। देखिए, कोविड-19 से निश्चित रूप से हमारा बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। हर क्षेत्र में उसकी असर दिखाई दिया है, और कोविड-19 से जो हमारी लॉकडाउन हुआ, उसके बाद बसों का संचालन बंद हो गया, आवाजाही बंद हो गई, बसें संचालित नहीं हुई, तो निगम लगातार पहले से भी घाटे में चला आ रहा है। लेकिन इस दौर में काफ़ी घाटा बढ़ा है, जिससे कि कर्मचारियों के वेतन में देने में हमें काफ़ी कठिनाई पैदा हुई है। समय पर वेतन नहीं दे पाए हैं। अब लॉकडाउन खत्म हुआ है, धीरे धीरे बसों का संचालन प्रारंभ हुआ है। काशीपुर में एक महिला को पारिवारिक क्लेश से उभरने के लिए तांत्रिक का सहारा लेना भारी पड़ गया। बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व कुंडा थाना क्षेत्र के गांव मिस्सलवाला के समीप संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस को एक महिला का शव मिला। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करते हुए एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए कब्जे में ले लिया। देखिए, दिनांक 17/1/21 को बॉडी मिस्सलवाला के नाले पे मिली थी। इसकी शिनाख्त करने पर इसका नाम अलका जौहरी, डॉटर ऑफ अभय कुमार जौहरी, वैशाली कॉलोनी ITI थाने की ये निकली। इसमें नेक्स्ट डे इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इसकी डेथ स्मोदरिंग से होना बताया गया। उसके बाद इसके भाई की तरफ से इसमें 302 का मुकदमा लिखा गया।
इसके भाई और इसके घर वालों के द्वारा इनके यहाँ एक किराएदार रहता था जोगेंद्र सिंह, उस पर शक किया गया था। हमने जब जोगेंद्र और अलका जौहरी के मोबाइल नंबरों की CDR CCTV फुटेज वगैरह निकाले तो हमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई। आपने एक्शन मूवी में चोर का पीछा करते हुए पुलिस को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी हकीकत में घटना दिखाने जा रहे हैं जहां पुलिस खनन माफिया का पीछा करने के बावजूद माफिया फरार हो जाता है। बता दें कि काशीपुर के सुल्तानपुर पट्टी में खनन कार्य बंद होने के बाद भी अवैध खनन का कारोबार जमकर चल रहा है। कोसी नदी में अवैध खनन किया जाता है। इसमें ITI थाने के द्वारा अपने क्षेत्र में चेक किया गया तो SO और उनकी टीम के जाते ही जो अवैध खनन कर रहे थे लोग वो इधर सुल्तानपुर पट्टी और कुंडेश्वरी क्षेत्र को भाग गए थे। वही उनके द्वारा वीडियो बनाया गया जिसको वायरल किया जा रहा है। अभी इसमें मेरे द्वारा तीनों एरियाज़ की एक मीटिंग ली गई है, इसमें कुंडेश्वरी क्षेत्र भी है और सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र भी है और ITI क्षेत्र भी। तो अभी भविष्य में जो भी इस तरीके का अभियान हम लोग उसको जॉइंटली बार बार करेंगे जिससे कि ये भाग नहीं पाए और अवैध खनन पे लगाम लग सके। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।